5 अगस्त 2024 की तारीख थी। लखनऊ के सरोजनी नगर इलाके में कानपुर रोड स्थित एक कॉलोनी, एलडीए कॉलोनी, इसी कॉलोनी में रहने वाली एक 73 साल की बुजुर्ग महिला की हत्या हो जाती है। होता यह है कि इस एलडीए कॉलोनी में एक 73 साल की बुजुर्ग महिला, जिसका नाम सरला काका था, वो 2 मंजिला मकान में अकेले रहा करती थी। इस महिला के 2 बच्चे भी थे, एक बेटा जो कि गोरखपुर में रहता था और एक बेटी जो अहमदाबाद में रहा करती थी। ये महिला पूरी तरीके से इस घर में अकेले रहा करती थी। 5 अगस्त 2024 को जब पड़ोस के लोग इसके घर में जाते हैं, जिनका रोज़ाना इनके घर में आना जाना होता है, जब वो घर में जाते हैं तो देखते हैं कि ये महिला बदहवास बिस्तर पर पड़ी हुई। करीब जाकर उनको महसूस होता है कि इस महिला की मौत हो चुकी है। लेकिन पहली ही नज़र में पड़ोस के उन लोगों को ये पता चल जाता है कि इस महिला की मौत नेचुरल नहीं बल्कि इनकी हत्या की गई है, क्योंकि इस महिला के पाँव में एक गमछा बंधा हुआ था और घर में जो सामान थे वो बिखरे पड़े थे। इस वजह से उन्हें ये नेचुरल मौत नहीं बल्कि ये हत्या का मामला लगता है। वो फ़ौरन चीख कर चिल्लाकर आसपास के लोगों को इकट्ठा करते हैं, जिसके बाद पुलिस स्टेशन में इसकी कंप्लेंट दर्ज कराई जाती है। पुलिस की एक टीम मौका वारदात पर पहुंचती है और मौका वारदात का मुआयना करती है। शुरुआती तफ्तीश में पुलिस को ये तो समझ में आ गया था कि यह हत्या लूटपाट को लेकर की गई है, क्योंकि सामान का बिखरा होना और इस महिला के शरीर पर जेवरात के कुछ निशान थे, जेवरात पहनने के। लेकिन जिस वक्त इस महिला की लाश मिली, उस वक्त उसके शरीर पर किसी भी तरह का कोई जेवर नहीं था। इस वजह से पुलिस को ये पता चल जाता है कि ये हत्या लूटपाट को लेकर की गई। पुलिस की टीम बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और साथ ही आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू करती है, इस केस की तफ्तीश को आगे बढ़ाती है। पूछताछ में जो इस महिला के पड़ोसी थे, जब उनसे पूछताछ करती है तो सवाल ये था कि आपको पता नहीं चला कि इस महिला की हत्या हो गई है, या कोई इस तरीके की आवाज़ चीखने चिल्लाने की आपको नहीं सुनाई दी? तो उस पड़ोसी का जवाब ये था कि उसके घर में उस वक्त टीवी चल रही थी और हम लोग बैठकर टीवी देख रहे थे, इस वजह से हम लोगों को इसकी जानकारी नहीं हो सकी। और साथ ही मोहल्ले के लोगों से जब पूछताछ की गई तो कोई भी ऐसा नहीं था जिसने वहाँ से किसी को आते हुए देखा हो या जाते हुए देखा हो। इस वजह से पुलिस को कोई ऐसा क्लू नहीं दिख रहा था जिससे हत्यारे का पता लगाया जा सके। अब पुलिस तफ्तीश को और आगे बढ़ाती है और ये देखने में लग जाती है कि इस घर से गायब क्या क्या हुआ है। परिवार के सदस्यों को बुलाया जाता है, उनसे निशानदेही की जाती है कि क्या क्या चीज़ आपको लगता है कि यहाँ से गायब हुई। तो उसमें पता ये चलता है कि इस महिला के शरीर में जो जेवरात थे, जिसमें कंगन, टब्स, हार, इस तरीके के जो जेवरात थे वो गायब है और साथ ही घर में रखे हुए कुछ कैश अमाउंट थे वो गायब है। इसके अलावा जो इस महिला का मोबाइल फ़ोन था वो भी गायब है। अब पुलिस उस महिला के मोबाइल नंबर को चेक करने की कोशिश करती है, लेकिन इस दौरान पुलिस को ये पता चलता है कि वो मोबाइल नंबर स्विच ऑफ है, जिस वजह से उसकी ट्रेसिंग नहीं की जा सकती। लेकिन पुलिस उस मोबाइल को सर्विलांस पे लगाती है और जब सर्विलांस पे लगाने के लिए उस मोबाइल का EMI नंबर जब निकालने की कोशिश करती तो पता चलता है कि जो लुटेरे थे वो घर से इस मोबाइल के बॉक्स को भी लेकर जा चुके हैं, जिसकी वजह से शुरुआत में पुलिस को थोड़ा मशक्क़त का सामना करना पड़ा। और आगे की तफ्तीश में पता ये चला कि मोबाइल और बॉक्स तो गायब है, लेकिन उस मोबाइल को ख़रीदने की जो रसीद थी वो रसीद घर में मौजूद थी, जिसकी वजह से उसका EMI नंबर मिल जाता है और उसी नंबर से पुलिस की टीम उस मोबाइल को सर्विलांस पे लगाती है और ये इंतज़ार करती है कि जो भी हत्यारा है जब भी इस मोबाइल को ऑन करेगा तो वो हमें लोकेशन दे जाएगा और उस लोकेशन देने की वजह से हम उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी इंतज़ार के बाद भी वो मोबाइल ऑन नहीं हो रहा था। इधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है, उसमें मौत का जो कारण पता चलता है वो ये कि इस महिला की हत्या गला घोट कर की गई थी और गला घोटने के लिए गमछे का इस्तेमाल किया गया था और शायद वही जो गमछा था जो उस महिला के पैर में भी बांधा गया था। इस वजह से पुलिस को ये मौत का कारण तो पता चल जाता है, लेकिन अभी भी हत्यारा पुलिस के हाथ से काफ़ी दूर था और पुलिस को उसको पकड़ने के लिए और भी मेहनत करना बाकी था। इस दौरान पुलिस एक फ़ैसला करती है कि वो आसपास के तमाम जितने भी CCTV कैमरे लगे उनकी फुटेज को खंगालेगी। जब पुलिस के द्वारा तमाम CCTV फुटेज को खंगाला जाता है तो उसमें शुरुआती नज़र में तो पुलिस को कुछ नहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन एक कैमरा जब पुलिस ये देखती है तो उसमें एक व्यक्ति जो पुलिस को संदिग्ध नज़र आता है और संदिग्ध
नज़र आने की वजह जो थी वो ये कि असल में ये व्यक्ति जिस लोकेशन में जा रहा था उसी लोकेशन में उस महिला का घर पड़ता था, और ये लड़का जब वापस आ रहा है तो इसके शरीर पर किसी एक चीज़ की कमी नज़र आ रही। अब वो चीज़ ये थी कि उसके शरीर पर जब वो जा रहा था तो उसके कंधे पर एक गमछा था, जिस गमछे का कलर लाल था, और उस महिला के पाँव में जो गमछा बंधा हुआ था वो भी लाल कलर का था। लेकिन जब ये लड़का उस इलाके से वापस आ रहा है तो इस लड़के के कंधे पर वो गमछा नहीं, जिस वजह से पुलिस को फ़ौरन उस लड़के पर शक जाता है। उसकी कुंडली खंगालते हैं, पता ये चलता है कि इस लड़के का नाम सूरज यादव है। पुलिस उसकी और जानकारी निकालती है, जिसकी वजह से पुलिस को ये पता चलता है कि वो उसी इलाके के आसपास का रहने वाला है, और वो अपने घर में नहीं। जब उसके घर का पता किया गया, उसके घर पर पुलिस के द्वारा धावा बोला गया, तो परिवार के लोग अनजान थे कि वो कहाँ पर गया है। अब पुलिस सूरज यादव की तलाश में जुट जाती है, और साथ ही अपने जो सर्विलांस मोबाइल लगाए हुए थे उनकी निगरानी करती कि जब भी ये मोबाइल फ़ोन ऑन होगा तो उससे उसका लोकेशन मिल जाएगा। होता भी वही है कि जो सूरज यादव होता है वो एक अनजान जगह पर जाकर, उत्तर प्रदेश के एक इलाके में जाकर वो इस मोबाइल को ऑन करता है। जैसे ही पुलिस को उसका लोकेशन पता चलता है, पुलिस उत्तर प्रदेश की पुलिस से संपर्क करती है और फ़ौरन इस व्यक्ति को, सूरज यादव को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद इस हत्या के पीछे की जो कहानी थी वो सारी कहानी उससे उगलवाने की कोशिश करती। शुरुआत में वो इन सारी बातों से इनकार करता है, लेकिन जब पुलिस अपना पुलिसिया रवैया और उसके सामने वो एविडेंस को रखती है तो वो टूट जाता है। वो इस हत्या के मामले को कबूल कर लेता है, और साथ ही इसके पीछे की जो कहानी थी और इसमें कौन कौन शामिल था उसके साथ, वो सारी चीज़ें पुलिस को बताता है। और जब वो एक और शख्स का नाम बताता है तो पुलिस इस पे काफ़ी हैरान होती, काफ़ी परेशान होती, और परेशानी की वजह भी कुछ ऐसी ही थी। होता ये कि ये बताता है कि हाँ, मैंने ही उस बुज़ुर्ग महिला की हत्या की, लेकिन हत्या में मैं अकेला नहीं था, बल्कि मेरे साथ कोई और भी था, और वो कोई और नहीं बल्कि उसी महिला की एक पड़ोसी थी जिसका नाम अर्चना शर्मा था। वो भी इस हत्या में शामिल थी, और हम दोनों ने मिलकर इस बुज़ुर्ग महिला की हत्या की। अब पुलिस ये पूछती है कि हत्या के पीछे का कारण क्या था, तो कारण असल में ये था, ये जो व्यक्ति था वो आईपीएल में सट्टा लगाया करता था, और इसी सट्टे में वो लाखों रुपए से ऊपर के अमाउंट को हार चुका था, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान चल रहा था। और इसी बीच उसकी जो गर्लफ्रेंड थी अर्चना शर्मा, वो उससे 16,000 रुपये की डिमांड कर देती है। यहाँ पर सूरज यादव खुद कर्जे में था और इधर गर्लफ्रेंड ने 16,000 रुपये की डिमांड कर दी, जिसके बाद सूरज यादव और परेशान होता है। और इसी परेशानी के चलते ये दोनों ने मिलकर एक प्लान किया, और वो प्लान ये था कि ये किसी को निशाना बनाएंगे, और निशाना बनाने के बाद उससे लूटपाट करेंगे, और लूटपाट जब वो कर लेंगे तो इनके पास पैसा आएगा, वो उससे कर्जा भी उतार देगा, और साथ ही जो उसकी गर्लफ्रेंड की ज़रूरत है वो भी पूरी हो जाएगी। इसी प्लान के तहत वो काफ़ी नज़र रखते हैं लोगों के ऊपर, ये तलाश करते हैं कि कोई ऐसा उनके लिए बलि का बकरा मिल जाए जिसे वो अपने मतलब का काम निपटा सके। इसकी तलाश में वो काफ़ी दिन इधर उधर घूमते हैं, फिरते हैं। वो पार्क में जाते हैं, पार्क में जाकर लोगों के ऊपर नज़र रखते हैं। इसी दौरान उनकी नज़र उन्हीं की पड़ोसी, अर्चना की पड़ोसी सरला काका थी, उसके ऊपर पड़ती है। सरला काका के ऊपर नज़र पड़ने पर अर्चना और सूरज यादव ये दोनों प्लान करते हैं कि वो सरला काका की हत्या करेंगे, और उसके शरीर पर जितने जेवर और उसके घर में जो अमाउंट है वो सब कुछ लूट लेंगे। इसी प्लान के तहत काफ़ी दिन वो उसी पार्क से उस महिला के घर पे नज़र रखता है। ये देखता है कि इसके घर पे कब कौन आता है, कब ये खाली अकेले रहती है। ये सारी चीज़ों को वो ऑब्ज़र्व करता है, और इसी के तहत 5 अगस्त की तारीख आती है। इसी तारीख को जब आसपास के इलाकों में सन्नाटा छा जाता है, उसी दौरान जो अर्चना थी वो उस महिला के घर में जाती, और ये महिला आसानी से उस घर में चली जाती क्योंकि ये उसकी पड़ोसी थी और इसका अक्सर उसके घर में आना जाना था। तो सरला काका भी दरवाज़ा खोल देती, अर्चना शर्मा घर के अंदर जाती, और उसके बाद कुछ ही वक्त के बाद वो सूरज यादव को उसका घर में एंट्री दिलाती। जब सूरज यादव उस घर में अंदर जाता है तो वो और अर्चना दोनों ने मिलकर इस महिला को पकड़ा, और जो अर्चना थी वो इस महिला के पाँव को पकड़ी
और पाँव को पकड़ने के बाद उसे बांधा और एक गमछे से इस महिला के गले को सूरज यादव ने घोट दिया, जिसकी वजह से उस महिला की मौत हो जाती है। उसके बाद उसके शरीर पर जितने भी जेवरात थे वो निकालता है और साथ ही घर में जो कैश पड़े हुए थे उसे उठाता है। जो भी कीमती चीज़ थी वो सब कुछ उठाने के बाद ये नज़र बचाते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जब सूरज यादव उस जगह से वापस आ रहा था, उस दौरान उसका जो गमछा था वो उसी मौका वारदात पर छूट जाता है और वो गमछा लेना भूल जाता है, जिस वजह से पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में नज़र आता है कि जब ये व्यक्ति उस दिशा में जा रहा था तो वो अपने कंधे पर गमछा रखा हुआ था, लेकिन जब वो वापस आ रहा है तो उसके कंधे पर वो गमछा नहीं, जिससे पुलिस को शक होता है और इसी शक के चलते पुलिस इस हत्या को सुलझाने में कामयाब होती और सूरज यादव के साथ साथ अर्चना शर्मा को भी गिरफ्तार करती और दोनों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजती। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।